गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हम लोग विज्ञान विषय में, आज हम लोग साइंस की क्लास में कचरा एवं कचरे से जुड़ी हुई बातों के बारे में जानेंगे कि कचरा किस प्रकार से वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी समस्या बनकर हमारे सामने, ये कचरे की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या, विकट समस्या बनकर हमारे सामने आई। तो आज हम लोग बात करेंगे कचरे के संग्रहण और इससे निपटने के तरीकों के विषय में। हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे। तो कई बच्चे जुड़ चुके हैं और भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं। चलिए पाठ शुरू करते हैं। बच्चों, यदि हम लोग अपने घर से बाहर सुबह सुबह घूमने के लिए, टहलने के लिए निकलें तो आप पाते हैं कि जगह जगह कचरे के ढेर आपको दिखाई देते हैं। रास्ते में जगह जगह कचरे का ढेर लगा हुआ। बच्चों, पुराने समय में कचरे की समस्या इस प्रकार की नहीं थी जैसे कि वर्तमान समय में दिखाई दे रही। वर्तमान समय में एक तो पाश्चात्य सभ्यता की नकल करने के कारण आज हम लोग मार्केट पर बहुत ज्यादा आश्रित हो चुके हैं। मार्केट में मिलने वाले डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। पुराने समय में ऐसा नहीं था। पुराने समय में लोग अपने घर की बनी हुई वस्तुओं का, घर के बने हुए खाद्य पदार्थों का बहुत ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते थे। तो लोग मार्केट पे कम से कम आश्रित थे, इसलिए इस प्रकार की समस्या पुराने जमाने में नहीं थी। तो आप यदि बाजार जाते हैं तो आप लोग देखते हैं, किराने की दुकान में हम लोग गए, बाजार गए तो बाजार में चाहे आप निरमा खरीदें, साबुन खरीदें, बिस्किट खरीदें या नमकीन खरीदें, तो सब खाद्य पदार्थ जो है डिब्बे में बंद या फिर प्लास्टिक की पॉलीथीन में बंद ही आते हैं। खाद्य पदार्थों को तो हम लोग उपयोग कर लेते हैं, लेकिन जो पैकिंग मटेरियल है उसे इधर से उधर फेंक देते। यदि हम लोग पुराने जमाने की चर्चा करें, पुराने जमाने की बात करें और उसकी तुलना अभी की जमाने से करें कि किस प्रकार पुराने समय में कचरे की समस्या क्यों नहीं थी और आज कचरे की समस्या क्यों इतनी बढ़ रही है। बच्चों, पुराने समय में यदि हम लोग, कुछ बच्चे और जुड़ रहे हैं, एडमिट ओके। पुराने समय में आप देखेंगे कि सुबह उठने के बाद जैसे हम लोग अभी सुबह उठकर ब्रश करते हैं, पेस्ट किए, ब्रश किए और दांतों को पुराने जमाने में पेस्ट का उपयोग और ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता था, दातुन का उपयोग किया जाता था। दातुन क्या होती थी, दातुन को इधर उधर फेंक दें हम तो वह अपघटित होकर सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा अपघटित करके पर्यावरण में मिल जाए, मिट्टी में मिल जाए। लेकिन वर्तमान समय में हम लोग पेस्ट का प्रयोग कर रहे हैं, ब्रश का प्रयोग कर रहे हैं, और हम जैसे करोड़ों लोग कर रहे हैं। ब्रश खराब होने के बाद हम इसे इधर उधर फेंक देते हैं और ये प्लास्टिक का ब्रश कई सैकड़ों सालों तक मिट्टी में दबा रहकर प्रदूषण पैदा करता है, मिट्टी को प्रदूषित करता है। इसी प्रकार ब्रश करने के पश्चात जब हम लोग कुल्ला करते हैं तो जो ये पेस्ट है वो पानी में घुलकर मृदा पे जाता है, मृदा को प्रदूषित करता है। इसी प्रकार पुराने समय में शरीर की सफाई के लिए इस प्रकार के पदार्थ नहीं, इस प्रकार के शैम्पू या मार्जक नहीं थे, ना साबुन थे पुराने समय में। पुराने समय में लोग शरीर की सफाई के लिए बेसन का प्रयोग या फिर आटे का प्रयोग, उपटन का प्रयोग, इस तरह की चीजें प्रयोग करता था जो आसानी से पर्यावरण में मिल जाए, मिट्टी में मिल जाए, प्रकृति को किसी प्रकार से नुकसान नहीं होता। आजकल लगाने के लिए, शरीर में लगाने के लिए अलग साबुन, बालों में लगाने के लिए अलग शैम्पू, और शैम्पू लगाए उसका सैसे, उसका डिब्बा उधर से उधर फेंकते गए। इस तरह से आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पर्यावरण में मिलती नहीं है, अपघटित नहीं होती है, अजैविक, क्योंकि ये अजैविक पदार्थ, तो वह पर्यावरण में पड़े रहकर प्रदूषण फैलाते हैं। बच्चों, कचरे से संबंधित ये इस तरह की बातें हैं। आगे हम लोग जानेंगे कचरे से निपटना कैसे। तो सबसे पहले तो ये जान लें बच्चों, दो प्रकार का कचरा, एक तो जैविक कचरा और एक अजैविक कचरा। कचरा है हमारा दो प्रकार का है।
और एक है अजैविक। जैविक कचरे से क्या मतलब? वैसा कचरा जो जिंदा चीजों से उत्पन्न हो, उसे हम लोग जैविक कचरा कहते हैं। जिंदा चीजें क्या है? चाहे मनुष्य हो या फिर जीव जंतु हो या फिर पेड़ पौधे हो, इनके जो अपशिष्ट हैं वो जैविक कचरे के अंतर्गत आते हैं। जैसे मनुष्य के द्वारा क्या कचरा उत्पन्न होगा, जानवरों के द्वारा क्या कचरा उत्पन्न होता है, तो जानवरों का या मानव का मलमूत्र, ये भी जैविक कचरा है। इसी प्रकार से पेड़ पौधों की टहनियां हैं, फूल है, फल है, या फिर सूखी लकड़ियां हैं, ये सब जैविक कचरा है। फलों के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, ये सब जैविक कचरे के अंतर्गत आता है। जैविक कचरों से तात्पर्य जो जिंदा चीजों के अवशेष हैं वो जैविक कचरा है। अजैविक कचरा, अजैविक कचरा क्या है? जैसे कांच है या धातुओं के टुकड़े हैं, पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, ये बच्चों क्या है? ये अजैविक कचरा। ये आसानी से पर्यावरण में नहीं मिलता। जैविक जो कचरा है बहुत जल्दी मिट्टी में मिल जाता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित कर दिया जाता है। आप लोगों ने ऐसा भी अपने आसपास देखा होगा, ऐसा भी आप लोगों के पास अनुभव है कि कोई पालतू जानवर खेत में कहीं गोबर कर दे, है ना, अपशिष्ट छोड़ दे, अब देखते हैं कि गोबर 2-3 दिन में कैसे मिट्टी बन जाता है और गायब हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन यदि आप मिट्टी में पॉलीथीन फेंक दें, प्लास्टिक फेंक दें, तो आप या फिर उसको मिट्टी में दबा दें और 1 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद मिट्टी को खोदें तो पॉलीथीन आपको मिल जाएगी या फिर प्लास्टिक आपको मिट्टी में दबी उसी प्रकार मिल जाएगी, या कांच की शीशी दबा दें तो मिट्टी में उसी प्रकार दबी रह जाएगी। वहीं जैविक कचरा कैसे रहता है? जैविक कचरा जैसे मान लीजिए केले का छिलका है या अन्य फलों के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, फिर इन्हें आप मिट्टी में दबा दें तो 7-8 दिन बाद ही गायब हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि हवा में बहुत सारे सूक्ष्म जीव तैरते रहते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। ये सूक्ष्म जीव उन पदार्थों को अपघटित कर देते हैं, जैविक पदार्थ। अजैविक पदार्थों को सूक्ष्म जीव नहीं खाते हैं। इसलिए बच्चों जैविक पदार्थों का अधिक से अधिक उपयोग करना है, अजैविक पदार्थों को कम से कम उपयोग करना है। कुछ तरीके बच्चों बताए गए हैं। आपके शहर से जो कचरा निकलता है उसका निपटान कैसे किया जाता है, इसके विषय में भी आपके बुक पे चर्चा की गई। तो आपके शहर की सफाई कैसे की जाती है? गलियों का या फिर सार्वजनिक स्थलों का जो कचरा है सफाई कर्मचारी झाड़ू लगाकर इकट्ठा करते हैं। इसके बाद कचरे वाली गाड़ी में उसे भरकर शहर से दूर ले जाया जाता है और वहां जाकर उसका निपटान किया जाता है। कचरे वाली गाड़ी में भी 2 प्रकार के 2 भागों में कचरे की गाड़ी बटी होती है। एक तरफ लिखा होता है जैविक कचरा और एक तरफ लिखा होता है अजैविक कचरा। तो हम लोग कचरे की प्रकृति के अनुसार कचरे को अलग अलग डिब्बे में गाड़ी के अलग अलग भाग में डालते हैं। तो जो जैविक कचरा है उससे खाद बनाते हैं। जो गाड़ी है, जो नगर पंचायत की या नगर पालिका की जो कचरा वाली गाड़ी आती है, उसमें जो जैविक कचरा भरा हुआ है वो शहर से दूर ले जाकर किसी गड्ढे में डाला जाता है, मिट्टी से दबा दिया जाता है। तो कुछ समय के पश्चात जो जैविक कचरा है वो खाद में परिवर्तित हो जाता है। जो अजैविक कचरा है उसकी छटाई की जाती है। तो छटाई अलग अलग तरीके से की जा सकती है। बड़े बड़े शहरों में छटाई कैसे की जाती है कचरे की? चुंबक के द्वारा ट्रेन मशीन में एक चुंबक बांधते हैं और चुंबक बांधकर कचरे के ऊपर घुमाया जाता है। जो भी चुंबकीय पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थों से तात्पर्य चुंबक से चिपक जाए, तो लोहे के टुकड़े हैं, निकल के टुकड़े हैं या कोबाल्ट है, इस तरह के धातु के जो टुकड़े हैं वो चुंबक में चिपक जाते हैं, इन्हें पृथक कर लिया जाता है। और जो प्लास्टिक या पॉलीथीन है उसे भी बीन कर अलग कर लिया जाता है। कांच की शीशियों को भी अलग कर लिया जाता है। इस तरह से अजैविक कचरे को अलग अलग करके उन्हें फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, जहां उनका पुनः चक्र उनको गलाकर नया सामान बना दिया जाता है। ऐसी बहुत सी फैक्ट्रियां हैं जो प्लास्टिक को गलाकर फिर उसे नया सामान बना देती हैं। इसी प्रकार धातुओं के टुकड़े, लोहे के टुकड़े फैक्ट्री में उनको भी भेजा जाता है
और उनसे पुनः नया सामान बन जाता है। हमें भी अपने घरों में बच्चों कचरे को एक साथ, हर प्रकार के कचरे को एक साथ नहीं रखना है। कचरे को उसकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग उसे एकत्रित करना। और यदि आप कचरे का सही प्रबंधन कर लिए, उससे आप लोग अतिरिक्त लाभ भी कमा सकते हैं। जैसे आपके घरों से जो भी प्लास्टिक का सामान निकले उसे डेली इधर से उधर नहीं फेंकना है। जो भी धातुओं के टुकड़े निकले उन्हें इधर से उधर नहीं फेंकिए। उनके लिए अपने घर में अलग अलग डस्टबिन बना के रख सकते हैं, या अलग अलग कार्टून पे उसे व्यवस्थित कर सकते हैं कि जो भी धातुओं के टुकड़े निकलेंगे वो अलग डिब्बे में, अलग डस्टबिन पे जाएंगे। इसके बाद जो भी प्लास्टिक का सामान निकलेगा उसे अलग कार्टून पे इकट्ठा करें। इसके बाद जो भी पेपर, अखबार या अन्य जो आपकी जरूरत की कॉपी किताब नहीं है उसको इधर उधर न फेंक कर उसी अखबार के साथ उठा, और इसके बाद उन्हें आप कबाड़ी वाले को बेच सकते हैं और उससे पैसे भी आपको प्राप्त हो जाएंगे और साथ में कचरे की समस्या से भी एक हद तक निपटा जा सकता है। बच्चों, अलग अलग जगह से अलग अलग प्रकार का कचरा निकलता है। जैसे हमारे घरों से क्या रूप से कचरा निकलता है, फलों और सब्जियों के छिलके। तो जो अपशिष्ट पदार्थों के निकलने के जो स्रोत हैं, तो अलग अलग स्रोतों से अलग अलग प्रकार का कचरा निकलता हुआ आप लोगों ने देखा होगा। घरों से फलों और सब्जियों के छिलके मुख्य रूप से निकलते हैं। इसी प्रकार से यदि आप सार्वजनिक स्थलों में चले जाएं, रेलवे स्टेशन में चले जाएं, बस स्टैंड पे चले जाएं, तो वहां कचरे को देखेंगे कि वहां अलग प्रकार का कचरा, मुख्य रूप से प्लास्टिक की बोतलें, है ना, चाय के ग्लास, इस तरह का कचरा सार्वजनिक स्थल में आपको देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों, कृषि से भी कचरा निकलता है, फैक्ट्रियों से भी कचरा निकलता है। फैक्ट्रियों से कैसा कचरा निकलता है? मुख्य रूप से जहरीली गैसें निकलती हैं, राख निकलती है, रेडियोधर्मी पदार्थ निकलते हैं। और हॉस्पिटल से किस प्रकार का कचरा निकलता है? तो हॉस्पिटल से प्लास्टर के टुकड़े, है ना, तो प्लास्टर के टुकड़े हो गए, इसी प्रकार से कांच की शीशियां हो गई, सिरिंज हो गए, पुरानी दवाइयां हो गई, दवाइयों के रैपर हो गए। इस तरह का कचरा हॉस्पिटल से निकलता है। बच्चों, हॉस्पिटल से निकलने वाला कचरा बहुत ही संक्रामक रहता है, बीमारियां फैला सकता है। इसलिए इसको बंद भट्टियों में इस कचरे को जलाना चाहिए। इधर उधर न फेंक कर, हॉस्पिटल से निकलने वाले कचरे को इधर उधर न फेंक कर उसको हम लोग बंद भट्टियों में उनको जला सकते हैं, जिससे यह बीमारी ना फैलाए, संक्रमण ना फैलाए। बच्चों, कई बार कचरे से निपटने के लिए इसको जलाया जाता है, लेकिन जलाना इससे निपटने का सही तरीका नहीं है, क्योंकि कचरे को जलाने के पश्चात क्या होगा, उससे जहरीली गैसें भी उत्पन्न होती हैं जो वायु प्रदूषण पैदा करेंगी। इसलिए जलाना भी इससे निपटने का सही तरीका नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि कचरे को, जो समुद्री क्षेत्र के आसपास लोग रहते हैं, कचरे या फिर फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे को लोग, या घरों से निकलने वाला जो कचरा है, जो समुद्र, जैसे मुंबई शहर समुद्र के किनारे बसा हुआ है, वहां के शहर का निकलने वाला कचरा पहले क्या करते थे, शहर से इकट्ठा करके उसे समुद्र में फेंका। बहुत सी फैक्ट्रियां भी कचरे को ट्रकों में भराकर समुद्र में फेंक देती है। उनका ऐसा सोचना है, उनका ऐसा मानना है कि पानी, बहुत ज्यादा पानी होने के कारण इतना सा छोटा सा थोड़ी से जो कचरा है, दाल में नमक के बराबर जो कचरा है, इतनी बड़ी जलराशि के सामने कचरा बहुत कम है, तो इससे पानी को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन उस कचरे के कारण बहुत सारी मछलियां मर जाती हैं और समुद्री जो वनस्पतियां हैं उनको भी हानि पहुंचती है, उनको भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए समुद्र में भी या अन्य जल स्रोतों में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। गर्मी में आप चाय पियोगे? तो इसके अलावा भूमि भराव का एक तरीका भी कचरे से निपटने के लिए अपनाया जाता है। ये तरीका एक हद तक बहुत अच्छा है, लेकिन हर तरीके में कुछ न कुछ कमियां हो जाती हैं। तो भूमि भराव का तरीका क्या है कचरे से निपटने का? भूमि भराव में क्या करते हैं कि शहर से कचरे को इकट्ठा किया जाता है
तो उसे गाड़ी में ले जाकर शहर से दूर बंजर जमीन में, अनुपयोगी जमीन में कचरे को फैला दिया। जेसीबी कचरे को फैला दी मशीन, इसके बाद उसके ऊपर मिट्टी से उसको ढक दिया जाता है। इस तरह से कई परतें कचरे की एक के ऊपर एक एकत्रित कर दी जाती है और धीरे धीरे कचरा सड़ जाता है। लेकिन कई बार बच्चों हमारे जो जानवर हैं वो इस तरह के दबे हुए कचरे को खोद कर बाहर निकाल देते हैं और फिर वो पॉलीथीन या अन्य कचरा दुर्गंध फैलाता है या फिर इधर उधर हमारे खेतों में भी उड़ कर जाता है। बच्चों, कचरे का एक मुख्य, यदि कचरे को हम लोग ध्यान से देखें तो जो मुख्य उसका इस समय सबसे ज्यादा जो जिसकी मात्रा है वो है प्लास्टिक और पॉलीथीन। जो उसका मुख्य घटक है कचरे का इस समय प्लास्टिक और पॉलीथीन की मात्रा बहुत अधिक, इसलिए हमें, और पॉलीथीन कई समस्याओं की जड़, इसलिए हमें पॉलीथीन का उपयोग बहुत कम करना चाहिए। बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो तो ही पॉलीथीन का उपयोग करें। पॉलीथीन एक है लेकिन समस्याएं अनेक लेके आती है। तो कौन कौन सी समस्याएं पॉलीथीन लेके आती है? पॉलीथीन एक है लेकिन समस्याएं अनेक। पॉलीथीन के कारण कौन कौन सी समस्या हो सकती है? एक तो पॉलीथीन क्या है बच्चों, हम लोग बहुत से खाने पीने की चीजें पॉलीथीन में लेकर आते हैं। यदि आपका मन हुआ कि आज होटल की सब्जी खाई जाए और आप बाजार गए और पॉलीथीन में पनीर पैक करा के लाए, सब्जी आपने कटोरी में डाल दी और उस पॉलीथीन को फेंक दिया इधर से उधर। अब उसमें खाद्य पदार्थ जो चिपका है उसकी लालच में, उस पॉलीथीन में चिपके हुए खाद्य पदार्थ की लालच में इधर उधर टहलने वाले जो जानवर हैं पॉलीथीन उसमें चिपके हुए खाद्य पदार्थ के साथ पॉलीथीन को भी चबा खाए। अब वह पॉलीथीन हमारे पालतू पशुओं के आंतों में फंस जाती है और आंतों में फंस जाने के कारण विषाक्त पदार्थ उत्पन्न की, विषाक्त, और साथ में आंतों में फंसकर उनकी मृत्यु का कारण भी बन जाती है। तो कई जानवर इस प्रकार से भी मारे जाते हैं, उनकी आंतों में पॉलीथीन फंस जाती है और वो असमय काल के गाल में समा जाते हैं। फिर तो जानवरों की मृत्यु का कारण है पॉलीथीन। दूसरा, पॉलीथीन के कारण मृदा प्रदूषण फैलता है। वर्षा का पानी भी मिट्टी में नहीं पहुंच पाता, मिट्टी में अवशोषित नहीं हो पाता। यदि बहुत इसी प्रकार से बच्चों पॉलीथीन का प्रयोग बढ़ता गया और जगह जगह पॉलीथीन की तरफ फेंकी जाती रही और इससे निपटने की ओर यदि ध्यान न दिया गया तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरी धरती पे पॉलीथीन की एक परत बन जाएगी, है ना। मिट्टी में दब कर बहुत सारी पॉलीथीन आपके खेत में कवर कर जाएगी। मिट्टी खोदेंगे उसके नीचे पॉलीथीन दबी हुई मिलेगी। ऐसा होने से क्या नुकसान है? एक तो जो भी बीज हम खेत में बोएंगे उसकी जड़ें विकसित नहीं हो पाएंगी, वर्षा का पानी जो गिरेगा वो भी मिट्टी में अवशोषित नहीं हो पाएगा। इस तरह से पॉलीथीन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा कई बार पॉलीथीन नालियों में फंस जाती है, नालों में फंस जाती है और बारिश के मौसम में कई बार आपके शहर में बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है। नालियां पॉलीथीन से जाम हो गई, है ना, तो शहर में बारिश का पानी भर जाएगा और शहर में बाढ़ आ जाती है। इस प्रकार से भी पॉलीथीन नुकसान पहुंचाती है। इसलिए पॉलीथीन का उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए। यदि हम मार्केट जाएं, बाजार जाएं, सब्जी लेने जाएं तो हमें जूट का बना हुआ या कपड़े का बना हुआ साथ में थैला लेके जाना चाहिए। यदि थैला लेके आप सब्जी लेने जाएंगे या किराने का सामान लेने जाएंगे तो दुकानदार भी आपसे खुश रहेगा। और यदि आप 5 रुपए की कोई सब्जी खरीदे और उससे पॉलीथीन मांगे कि पॉलीथीन दे दीजिए, एक नहीं डबल लगा के दे दीजिए, तो दुकानदार भी नाराज होने लगता है, मंदी को, है ना, मुंह बनाने लगता है कसैला कसैला। यदि आप उससे कहेंगे भैया पॉलीथीन मत दीजिए, मेरी सब्जियां झोले में मेरे डाल दें, तो दुकानदार भी खुश रहेगा और आप उचित रेट में सब्जियां भी देंगे। इसलिए अपने साथ आपको कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर ही मार्केट जाना चाहिए, जिससे पॉलीथीन के उपयोग को कम से कम किया जा सके। और भी कई तरीके हैं जिनको अपनाकर आप लोग
पॉलीथीन से उत्पन्न होने वाली समस्या से हम लोग काफी हद तक, कचरे से उत्पन्न होने वाली समस्या से काफी हद तक निपट सकते हैं। जैसे कई बार हम अपने दोस्तों के जन्मदिन पर, उनके यहाँ इनविटेशन मिलने पर, है ना, उनके जन्मदिन पर पहुंचते हैं और जन्मदिन पे पहुंचे तो साथ में कुछ ना कुछ उनके लिए उपहार, गिफ्ट कैसा लेके जाएंगे, उसको पैक करा कर पन्नी में पैक करा। इस तरह से बच्चों अनावश्यक पैकिंग मटेरियल का उपयोग नहीं करना चाहिए। गिफ्ट तो आपका मित्र ले लेगा, लेकिन जो उसके ऊपर चमकीली पन्नी लगी हुई है, जो भी पैकिंग मटेरियल है, उसे इधर से उधर फेंक देगा, जो हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाएगा। तो अनावश्यक पैकिंग से भी परहेज करना है, अनावश्यक पैकिंग हमें नहीं करनी है। इसी प्रकार से आपके घरों में डेली कुछ ना कुछ खाद्य पदार्थ बच जाते हैं, जिससे आप लोग इधर उधर फेंक देते हैं और जगह जगह मक्खियां रहती हैं और मक्खियां खाद्य पदार्थ में बैठती हैं और आपके घरों तक पहुंच जाती हैं और बीमारियां फैलाती हैं। तो जो बचा हुआ खाद्य पदार्थ है उसे आप दे सकते हैं, पालतू जानवरों को दे सकते हैं, जिससे कचरे की मात्रा कम की जा सके। कचरे की जो मात्रा है कम करने के मुख्य 3 उपाय हैं। पहला उपाय है पुनः उपयोग करके। बहुत से ऐसे पदार्थ हमारे घर में रहते हैं जिन्हें आप लोग दोबारा यूज कर सकते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं और कचरे की मात्रा को कम कर सकते हैं। तो कचरा फेंकने से पहले, किसी भी सामान को घर से बाहर फेंकने से पहले थोड़ा सा विचार करना है, क्या इससे कोई उपयोग, क्या विचार करना है, क्या इसका हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं, क्या इससे कोई उपयोगी सामान बना सकते हैं। तो आप मान लीजिए आपके घरों से क्या निकलता है, मान लीजिए लकड़ी के टुकड़े निकले या फिर कांच की शीशियां निकली, तो आप लोग उनका दोबारा उपयोग कर सकते हैं। कैसे उपयोग कर सकते हैं? लकड़ी के टुकड़े का उपयोग, है ना, फ्रेम बनाने में, है ना, फोटो फ्रेम बनाने में, कांच की शीशियों का उपयोग गुलदस्ते बनाने में इत्यादि। इसी प्रकार से घर से निकलने वाला रद्दी कागज, उसको फुलाकर सड़ाकर उसका उपयोग टोकरी बनाने में। इस तरह से हम चीजों का दोबारा उपयोग कर सकते हैं। पुनः चक्रण करके, दूसरा तरीका जो है पुनः चक्रण करके। पुनः चक्रण करके किस प्रकार से कि जो प्लास्टिक है उसे इधर उधर न फेंक कर, धातु के टुकड़े इधर उधर न फेंक कर, रद्दी कागज को इधर उधर न फेंक कर उसको कबाड़ी को बेचेंगे, जिससे वो फैक्ट्री तक पहुंचे और उसको गलाकर दोबारा से उपयोगी चीजें बन सके। और दूसरा, अनावश्यक हमें ऐसे पदार्थों का उपयोग नहीं करना है जिससे कचरा फैले। इस तरह के उपायों के लिए हम अपनाएंगे तो हमारे आसपास कचरे की मात्रा कम होगी। वर्मी कंपोस्टिंग, आपके बुक में वर्मी कंपोस्टिंग की भी चर्चा की गई है। वर्मी कंपोस्टिंग से मतलब है केचुए की खाद। केचुए की खाद यानी केचुए के द्वारा बनी हुई खाद बच्चों पौधों के लिए बहुत उपयोगी होती है। हमें वर्मी कंपोस्टिंग का प्रयोग करके खाद बनाना चाहिए, जिससे कचरे की समस्या से भी निपटा जा सकता है और हमारी फसल के लिए, हमारे खेतों के लिए अलग से रासायनिक खाद भी नहीं खरीदनी पड़ेगी, जिससे आर्थिक लाभ भी हमें पहुंचेगा। बच्चों, जो गोबर की खाद है हमारे गांव में कैसे तैयार की जाती है? जो गौशाला से या आपके घर से जो भी गोबर है उनको सुबह समेटा जाता है, उसको टोकरी में भरकर कहीं एक जगह फेंकाया जाता है। धीरे धीरे गोबर का वो ढेर लग जाता है और वह साल भर में सड़कर वह खाद तैयार हो जाती है। लेकिन बच्चों को जो खाद तैयार होती है वह उतने पोषक तत्वों से भरपूर नहीं होती, क्योंकि बारिश एक तो खुले रहने के कारण वो सूख जाती है, जिससे सही तरीके से वह अपघटित नहीं हो पाती। दूसरा यह है कि वर्षा का पानी उसमें पड़ता रहता है, जिससे पोषक तत्व उसके बहकर इधर से उधर चले जाते हैं, तो वह पोषक तत्वों से विहीन हो जाती है, उसमें उतने ज्यादा पोषक तत्व नहीं रहते। यदि हम लोग गोबर का प्रयोग, है ना, जानवरों के मल मूत्र का प्रयोग
या फिर घरों से निकलने वाले जैविक पदार्थों का प्रयोग करके वर्मी कंपोस्टिंग विधि के द्वारा खाद बनाएंगे तो यह बहुत ही उपयोगी होगी, पोषक तत्वों से भरपूर होगी। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए क्या तरीका है? केचुए की खाद बनाने का जो तरीका है बच्चों, आप लकड़ी के बॉक्सों में, लकड़ी के डिब्बे में भी खाद बना सकते हैं, या फिर एक गड्ढा अपने घर के आसपास खोद कर भी खाद हम लोग वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। गड्ढे का जहां गड्ढा खोदना चाहते हैं, इस बात का ध्यान रखना है ना तो वहां बहुत ज्यादा धूप आती हो, ना तो बहुत ज्यादा ठंडा स्थान हो। तो ऐसे स्थान का चुनाव करना है जो जहां ना तो थोड़ा सा नमी भी बनी रहे और थोड़ी बहुत कुछ घंटे धूप भी आए। इस प्रकार के स्थान का चुनाव करके वहां एक हम लोग गड्ढा बना लेते हैं और गड्ढा खोदकर उसकी मिट्टी को उसी गड्ढे के बगल में इकट्ठा कर देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, उस गड्ढे में सबसे नीचे 1-2 इंच मोटी रेत की परत बिछा देते हैं, क्योंकि जो खाद बन रही है वर्मी कंपोस्ट जो खाद बन रही है वो केचुए के द्वारा तैयार होगी। तो केचुए के लिए अच्छा सा घर आपको बनाना है, बढ़िया मुलायम घर जो केचुए के स्वागत के लिए तैयार रहेगा, जिसके लिए गड्ढे के नीचे बढ़िया रेत बिछा देंगे। रेत बिछाने के बाद घरों से निकलने वाला जो भी फलों के छिलके और बचा हुआ अनाज, सब्जियों के छिलके, या फिर घर के आंगन में यदि आपके तो कहीं पेड़ पौधे लगे हैं, उनकी जो झड़ी हुई पत्तियां हैं, सूखी टहनियां हैं, सब गड्ढे में डाल दें। ये सब डालने के पश्चात थोड़ा सा पानी भी उसमें छिड़क देना, जिससे ये मुलायम हो जाए। इसके बाद बाजार से जाकर वर्मी कंपोस्ट खाद की कुछ मात्रा लानी है, और उस खाद में केचुए भी पर्याप्त हो, इस बात का ध्यान रखना है। तो उन केचुए वाली खाद को लाकर उस गड्ढे में आपको फैला देना, फिर थोड़ा सा पानी छिड़क देना है, ऊपर से उस गड्ढे को ढक देना है। तो ढकने के लिए आप बोरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर घास से उसे गड्ढे को ढक दें। 8 से 10 दिन के बाद उस गड्ढे को डंडे से चलाते रहते हैं, जिससे कि वो घास पलट जाए। वो जो भी जैविक कचरा उसमें भरा हुआ है उसको पलटाते भी रहते हैं समय से। लगभग 3 से 4 सप्ताह बाद हम देखते हैं कि केचुए जो उसके आसपास जो उसके भोजन था, जो जैविक पदार्थ था, उसे खा डालें, खाकर उसे मिट्टी बना डालें। जो केचुए के दांत तो नहीं होते, लेकिन उसमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजल्ट कहते हैं। यह कठोर से कठोर भोजन को आसानी से पीस डालते हैं। तो केचुए जैविक जो खाद्य पदार्थ था, लकड़ी के जो भी थे, उन्हें सबको खाकर मिट्टी बना डालते। इस तरह से आप 3 से 4 सप्ताह के बाद उस खाद को गड्ढे से बाहर निकालकर उसका प्रयोग अपने खेतों पर, गमलों में, या जो भी आपके पास है ना किचन गार्डन है, वहाँ इस खाद का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। खाद को निकालते समय भी बच्चों ध्यान देना है, उस गड्ढे से जब खाद निकाली जाए तो आपको क्या करना है कि एक किनारे कुछ जैविक पदार्थ पहले डाल देना है ना। जैविक पदार्थ एक किनारे डालेंगे तो केचुए भाग कर उस पदार्थ को खाने के लिए उस कोने पर इकट्ठा हो जाएंगे, तब दूसरे कोने से आप खाद निकालना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से गड्ढे से खाद निकालकर उसका प्रयोग खेतों में या अपने बगीचे में या कर सकते हैं। यदि बच्चों हम लोग इस प्रकार से कचरे का प्रबंधन करेंगे और वर्मी कंपोस्ट जैविक पदार्थों का प्रयोग है ना खाद बनाने में करेंगे, और इसके बाद पुनः चक्रण विधि का प्रयोग है ना, पुनः उपयोग विधि का प्रयोग करेंगे, तो हमारे आसपास कचरे की मात्रा निश्चित रूप से कम होगी। तो इस पाठ में बच्चों कचरे से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की गई थी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगली क्लास कुछ देर में आपकी स्टार्ट होगी।